हे गाइस, तो पाताल लोक सीजन 1 के बहुत बड़ा सक्सेस के बाद अब अमेज़न प्राइम वालों ने इस साल रिलीज कर दिया है पाताल लोक सीजन 2। तो सीरीज जो है 6 घंटे का लंबा है और 8 एपिसोड पर डिवाइड है। पर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस वेब सीरीज को सिर्फ 30 से 40 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट बिगिन। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम नागालैंड सदन नाम का एक होटल के वेटर को अपने गेस्ट थॉम्स अप के लिए ब्रेकफास्ट ले जाते हुए देखते हैं, जहां पर वो जब रूम के दरवाजे पर बहुत बार नॉक करने के बाद अंदर जाता है तो एक दिल दहलाने वाला चीज हमारे सामने नजर आता है। थॉम्स अप का बॉडी बाथटब पर पड़ा है और उसका सर अलग से कटा हुआ ऊपर रखा है और पूरा बाथरूम के अंदर खून ही खून भरा था, जिसे देखकर वो वेटर भी चौंक जाता है और तुरंत पुलिस को खबर करता है। फिर जब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हम कहानी का लीड एक्टर हाथीराम चौधरी को देख पाते हैं, जहां वो अपने पुलिस स्टेशन पर था। तभी गीता पासवान नाम का एक लड़की अपने पति रघु पासवान का मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आती है और उसी समय हाथीराम अपने जूनियर ऑफिसर अंसारी को टीवी पर देखता है, जो कि अब एसीपी बन चुके हैं और उसे अब नागालैंड सदन होटल का वो थॉम मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। अब हाथीराम इधर गीता पासवान के पति रघु पासवान को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि रघु पहले शादी में बैंड बजाता था, पर अभी जोगिंदर नाम का किसी फूड एक्सपोर्टर इंपोर्टर के पास काम करता है। और जोगी को पूछने पर हाथीराम को पता चलता है रघु नागालैंड जाता था लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, पर वो 2 हफ्ते पहले काम छोड़ दिया है, तब से उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस को एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलता है, पर गीता पासवान को वो बॉडी दिखाने के बाद वो बोलती है कि ये उसका पति नहीं है। दूसरी तरफ अंसारी भी थॉम मर्डर केस के सिलसिले में मोर्चुरी में आया था, जहाँ उसे थॉम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है उसे लगभग रात के 12 से 1 के बीच में एक शार्प नाइफ से मारा गया है और बॉडी से एक्सेसिव खून बहने से उसका मौत हुआ है। और ये भी पता चलता है कि दरअसल मारने के बाद उसका बॉडी से उसका सर अलग किया गया है। अब सीन शिफ्ट होने पर हम देखते हैं कि हाथीराम के साले जीतू उसके लिए एक फाइनेंस कंपनी का जॉब का बात कर रहा था, जहाँ सैलरी 1 लाख रुपए महीना था, क्योंकि हाथीराम को अभी तक कोई प्रमोशन नहीं मिला था और इसीलिए उसका सैलरी भी कम था। पहले तो हाथीराम इसमें नाराज था, पर अपने बीवी का कहने पर और अपना फाइनेंशियल हालत को देखते हुए हाथीराम इस काम के लिए बात करने जाता है। और वहां जाके जब हाथीराम को पता चलता है कि ये कोई फाइनेंस कंपनी नहीं है, बल्कि हवाला के पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए इन लोगों को, इसीलिए हाथीराम वहां से तुरंत निकल जाता है, क्योंकि हाथीराम बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था। अब वहाँ से निकलते वक्त हाथीराम को एक फोन आता है जहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए हाथीराम तुरंत हॉस्पिटल पर आता है तो उसे पता चलता है कि ये दरअसल गीता पासवान का एक्सीडेंट हुआ था। अब दूसरी तरफ अंसारी जब थॉम मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस नागालैंड सदन में जाता है तो वहाँ के वेटर को कुछ सवाल करने के बाद वो जब उस रात के सीसीटीवी फुटेज देखता है जिस रात थॉम का मर्डर हुआ था, उसे एक सस्पिशियस लड़की दिखाई देती है। इसीलिए अंसारी हर एक पुलिस स्टेशन पर उस लड़की को ढूंढने के लिए फोटो भिजवा देता है। अब नागालैंड सदन के सिक्योरिटी और थॉम के मर्डर के बारे में जब एक मीटिंग चल रहा था, तभी हम वहाँ पर कपिल रेड्डी नाम का एक बिजनेसमैन को देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट एडवाइजर भी है। अब इधर थॉम के बॉडीगार्ड आकर बहुत रोता है और कहता है मैं उस दिन चर्च में गया था और इसी बीच ये सब हो गया। पर उसी होटल में काम करती हुई और एक लड़की आकर कहती है कि दरअसल थॉम के बॉडीगार्ड और ये लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों उस रात एक साथ थे। अब अंसारी इन दोनों को पूछताछ के लिए अरेस्ट करता है। दूसरी तरफ अंसारी को उस सस्पिशियस लड़की रोज लिजो के बारे में अपने इन्फॉर्मर से इंफॉर्मेशन मिली थी, इसीलिए वो उसे मिलने के लिए जाता है और वहां जाकर पता चलता है रोज लिजो बार में डांसर थी, पर वो कुछ दिनों से काम पर नहीं आया। फिर वहां से एड्रेस लेकर अंसारी जब रोज लिजो के घर पर जाता है तो वहां उन्हें पता लगता है कि उसका तो होटल ऑनर धूप मालिक के साथ ही चक्कर चल रहा था और रोज लिजो के घर से बहुत सारा हीरोइन और ड्रग्स भी मिलती है पुलिस को, इसीलिए वो अब ध्रुव मालिक को ढूंढने के लिए लग जाती है। इधर हाथीराम को पता चलता है कि गीता पासवान जो एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी
उसकी वहाँ पर मौत हो चुकी है। और इधर हॉस्पिटल में हाथीराम को एक सस्पिशियस आदमी नजर आता है, तो वो उसका पीछा करता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाते। और उसी समय मंजू नाम का कांस्टेबल हाथीराम को फोन करके बताती है उसे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज पर रघु पासवान दिखा है। इसीलिए हाथीराम तुरंत वहाँ पर जाता है और हाथीराम आके जब सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे वहाँ पर रघु पासवान के साथ एक लड़की भी नजर आती है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही रोज लीजो है, जिसको पुलिस थॉम मर्डर के सिलसिले में ढूंढ रही थी। अब यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में रेलवे ट्रैक के पास एक बच्चे को लीजो का फोन मिलता है और इधर जब अंसारी उस स्टेशन वाला वीडियो फुटेज को डीसीपी को दिखाकर बोलती है दोनों केस आपस में कनेक्टेड है, तो हमें हाथीराम के साथ मिलके ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो डीसीपी यहाँ पर साफ मना कर देता है। इधर जब अंसारी और हाथीराम बात कर रहा था तो उसी वक्त अंसारी का असिस्टेंट आकर लीजो का फोन मिलने का खबर देता है और इसी वक्त हाथीराम को भी मंजू फोन करके उस जोगी नाम के फॉल वाले का गायब होने का खबर देती है, जो कि रघु पासवान के गायब होने से कनेक्टेड था। इसीलिए हाथीराम चुपके से जोगी का गोडाउन पर जाता है इन्वेस्टिगेशन करने, जहां उन्हें पता चलता है कि ये फ्रूट्स के बिजनेस के आड़ में कोई और ही काम चल रहा है। अब इसीलिए हाथीराम उन लोगों को पकड़ने के लिए रेल स्टेशन पर आता है, पर वो लोग वहां से बच के निकल जाता है। अब हाथीराम भी इन लोगों का पीछा करते हुए इनके अड्डे तक पहुंच जाता है और ये वही फ्रूट्स वाला जोगी का अड्डा था, जहां फ्रूट्स के बिजनेस के पीछे ड्रग्स का धंधा चल रहा था। अब हाथीराम चुपके से ये सब देख रहा था और वो इस चीज को अंसारी को भी फोन करके बताता है। फिर अंसारी अपने तरफ से एक पुलिस वाला भेजता है और फिर ये सभी पुलिस वाला मिलकर जोगी और उनके सारे लोगों को पकड़ लेता है। पर यहाँ पर हाथीराम को इस चीज के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलता, जिसे देखकर अंसारी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भले ही बड़े ऑफिसर बन चुके थे पर वो अभी भी हाथीराम को इज्जत करते हैं। अब अंसारी के रिक्वेस्ट पर डीसीपी हाथीराम को भी थॉम मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में एक साथ काम करने के लिए बोलता है, जिससे कि हाथीराम बहुत खुश था। अब हाथीराम और अंसारी मिलकर जोगी को पूछताछ करते हैं, जहां पता चलता है कि रघु पासवान ने काम नहीं छोड़ा था, बल्कि वो एक बार स्टेशन में माल के साथ पकड़ा गया था, इसीलिए जोगी ने उसे काम से निकाल दिया था। और जोगी बोलता है कि मैक्स रिजो नाम का एक बंदे के पास उसका माल जाता है, पर वो उसे कभी नहीं देखा। और जहां जोगी ये भी बताता है कि रघु पासवान के पास से 50,000 रुपए मिला था, पर वो पैसा रोज लीजो का था जो ध्रुव मलिक की बंदी थी। अब ये सब जानने के बाद हाथीराम और अंसारी मिलकर ध्रुव मलिक को पकड़ने के लिए निकल जाता है, पर उससे पहले ही वो अपने लॉयर के साथ स्टेशन पर पहुंचता है और एंटीसिपेटरी बिल एप्लीकेशन देता है, जहां वो बोलता है रोज लीजो रघु के साथ भाग गई है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और योगी सिर्फ मेरे बार में फ्रूट सप्लाई करता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अब अंसारी ना चाहते हुए भी उसे ध्रुव मलिक को छोड़ना पड़ता है। अब उसके तुरंत बाद टीवी पर कुछ लोग लाइव आकर बोलता है 6 तारीख का थॉम मर्डर केस में ये तीनों इन्वॉल्व है। इधर नागालैंड के दीमापुर रेल स्टेशन पर हम लोग रोज लीजो को देखते हैं। दूसरी तरफ रघु पासवान का बेटा अभी तक पुलिस स्टेशन पर ही था, क्योंकि उसके लिए अभी तक कोई आश्रम नहीं मिल रहा था और उसके रिश्तेदार भी उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर रहे थे। इसीलिए हाथीराम उसे अपने घर पर लेकर आती है, जिससे कि उसकी बीवी बहुत नाराज थी। पर हाथीराम उसे बोलता है कि 2-3 दिन की बात है, बाद में उसे आश्रम भेज दिया जाएगा। अब हाथीराम के पास फोन आता है कि अगले दिन नागालैंड जाना है, क्योंकि वहाँ पर रोज लीजो को दिखा गया है। फिर हम लोगों को रोज लीजो को नागालैंड के एक स्टेशन पर दिखाया जाता है और यहीं पर सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है। अब थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हमें नागालैंड के अंदर 2 पति पत्नी को लड़ाई करते हुए दिखाया जाता है और पति जो है ड्रग्स का नशा करता था और उसे देख के उसका बेटा भी ड्रग्स लेने लगता है। दूसरी तरफ हाथीराम और अंसारी पहुंच चुके थे नागालैंड में, जहां नागालैंड एयरपोर्ट से बाहर आते वक्त बिट्टू रहमान नाम का एक टैक्सी वाला उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगता है, पर हाथीराम उसे धमका के बाहर आ जाता है, क्योंकि नागालैंड पुलिस स्टेशन से वहां के एसपी मेघना उन लोगों को ले जाने के लिए आई थी। और जहां पर मेघना बताती है कि आप लोगों का थॉम का फ्यूनरल पे जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि थॉम आप लोगों के देश में आप लोगों के सिक्योरिटी के अंदर मर्डर हुआ है, इसीलिए ये लोग आप लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा है। पर हाथीराम और अंसारी मेघना की बात ना मानते हुए थॉम के फ्यूनरल पर चला जाता है और वहां जाके वो लोग थॉम के बेटे रूबेन को देखते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक था। और यहाँ पर अंसारी कपिल रेड्डी से भी मिलता है। फिर हम लोग थॉम के वाइफ को भी यहाँ पर देखते हैं, जहाँ वो अपने बेटे रूबेन को समझा रही थी कि अपने पापा के बिजनेस को अब तुम्हें ही देखना होगा, इसीलिए थोड़ा शांति से कम रखो। फिर अगले दिन हाथीराम और अंसारी मिलकर रोज लीजो के घर पर जाता है और जहाँ उसके पापा के दिमागी हालत ठीक नहीं था और वो थॉम के फ्यूनरल पर जाके भी बहुत रो रहा था, क्योंकि वो थॉम के लिए बहुत सालों से काम कर रहे थे। और अंसारी जब लीजो के बारे में उसके माँ से पूछते हैं
तो उसकी माँ बताती है कि लीजो को 8 साल से हम लोग नहीं देखा, हमारे लिए तो वो मर चुकी है। और थॉम के बारे में बताती है कि थॉम एक दानव है, शैतान है। और यहाँ से इन लोगों को पता चलती है कि रोज लीजो जो है कपिल रेड्डी के बीबी के होटल में काम करती थी। इसीलिए अंसारी एक तरफ कपिल रेड्डी के बीबी के होटल में जाता है और दूसरी तरफ हाथीराम रघु पासवान का पता लगवाने के लिए रेल स्टेशन पर। इधर रेड्डी के बीबी को अंसारी जब रोज लीजो के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हमारे बहुत सारा होटल है और बहुत सारा स्टाफ काम करते हैं, इसीलिए सबके बारे में मुझे पता नहीं है। पर उसके मैनेजर से बात करने पर पता चलता है कि रोज लीजो यहीं पर काम करती थी, पर वो बहुत ही ड्रग एडिक्टेड थी, इसीलिए हमने उसे काम से निकाल दिया। दूसरी तरफ हाथीराम रेल स्टेशन में सभी को पूछताछ कर रही थी कि किसी ने रघु पासवान को देखा है कि नहीं। उसी समय अंसारी उसे फोन करके रेड्डी के होटल के बारे में सब कुछ बता रहा था। तभी हाथीराम का फोन का बैटरी भी डेड हो जाता है और उसी वक्त यहाँ पर पुलिस का भी रेड पड़ चुका था, क्योंकि यहाँ पर वो सभी लोग रेलवे डब्बे के अंदर ड्रग्स का नशा कर रहा था। इसीलिए पुलिस वाले के डर से यहाँ के सभी लोग भाग रहे थे और इसी भाग दौड़ में हाथीराम को भी पुलिस वाले इन लोगों के साथ मिला हुआ समझ के सर पर मार देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। फिर जब हाथीराम का होश आता है तो उसे एयरपोर्ट के बाहर मिला हुआ वो टैक्सी वाला मिलता है, बिट्टू रहमान। फिर बिट्टू रहमान वहाँ से हाथीराम को छुड़ा के ले आता है और पैसों के बदले हाथीराम को कुछ इन्फॉर्मेशन देने की बात करता है। हाथीराम को यहाँ पर पता चल चुका था कि बिट्टू के साथ पुलिस वालों का कितना लिंक है, इसीलिए वो उससे पैसों के बदले इन्फॉर्मेशन लेता है। जहाँ बिट्टू बताता है कि यहाँ जितने भी सारे ड्रग्स का डिलीवरी होता है सभी मैक्स रीजो के पास ही होता है, पर असल में ये सब के पीछे मिस्टर थॉम का ही हाथ था। फिर ये लोग जब मेघना से मिलता है तो वो सभी मिलके लीजो के डॉक्टर से मिलने जाते हैं, जहाँ पर उसकी डॉक्टर बताती है कि रोज को यानी रोज लीजो को मैं पिछले 8 सालों से जानता हूँ और ये भी बताता है कि रोज मिस्टर थॉम्स का मिसेस है। अब अगले दिन ये लोग 1.5 महीना पहले ड्रग्स रेड में पकड़ा हुआ कुछ लोगों से मिलने के लिए जाता है, जहाँ डॉली नाम का एक आदमी रघु पासवान को जानता था और वो उसे स्टेशन पर किसी लड़की से मिलते हुए भी देखा था। और वो ये भी बताता है कि नागालैंड में रघु का मनोज नाम का एक रिश्तेदार है जो कि सब्जी वगैरह बेचता है। खैर अगले दिन हाथीराम और अंसारी मिलके जब मैक्स रीजो को ढूंढने के लिए जा रहे थे तो तभी 2 पुलिस वाला उनका पीछा कर रहा था। पहले तो इन लोगों को लगा कि ये मेघना ने ही भेजा होगा और इसी वक्त मेघना इन लोगों को फोन करके बताती है कि यहाँ पर मैक्स रीजो का मौत हो चुका है और इसीलिए अंसारी और हाथीराम वहाँ पर जल्दी पहुँचता है। और वहाँ पर जाकर वो लोग देखते हैं कि मैक्स रीजो का बॉडी टंगा हुआ है और यहीं पर वो लोग मेघना को पूछता है कि तुमने हमारे पीछे क्यों पुलिस वाला भेजा था, जहाँ पर मेघना बताती है कि हर कोई पुलिस वाला मेरे अंडर काम नहीं करता। और उसके बाद हम लोग थॉम के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि एक घर के अंदर घुस के 3 लोगों का मर्डर कर देता है, उसमें एक लड़की भी शामिल थी। अब यहीं पर 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 4th एपिसोड की शुरुआत में हम रोज लीजो को एक गांव के अंदर देखते हैं, जहां पर वो एक लड़के के पास जाकर कुछ भी करके ड्रग्स लेकर आती है, क्योंकि वो ड्रग्स एडिक्टेड बन चुकी थी। दूसरी तरफ थॉम के बॉडीगार्ड्स ने जिन लोगों को मारा था, अंसारी जब उनके इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तो पता चलता है कि यही वो 3 लोग हैं जिन लोगों ने टीवी पर आकर थॉम मर्डर केस में ये लोग शामिल है ये बोला था। और इन लोगों के हाथ में एक अजीब तरह का टैटू था, जिसका मतलब है 15 दिसंबर 1997। पर इस डेट पर क्या हुआ था ये पता लगवाने के लिए अंसारी जब इंटरनेट पर रिसर्च करता है तो उसे उस समय के कुछ रिबेल्स के बारे में पता चलता है। अब इधर हाथीराम रघु के रिश्तेदार मनोज का पता लगवाने के लिए नागालैंड मार्केट में आता है, जहां मनोज पहले तो कुछ नहीं बता रहा था, पर हाथीराम के डराने पर वो बोलता है रघु उसे 2 लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए बोला था और इस काम के लिए उसे पैसा भी दिया था, पर वो लोग कौन है उसे नहीं मालूम। इधर अंसारी जब उन तीनों रिबेल्स के बारे में पता लगवाता है तो उसे पता चलता है कि ये रिबेल्स का ग्रुप अभी एक्टिव नहीं है और ये तीनों भी सरेंडर कर चुके थे कपिल रेड्डी के सामने। जो सुन के अंसारी और हाथीराम दोनों शॉक्ड होते हैं। अब हाथीराम सीधा कपिल रेड्डी के वाइफ के होटल पर जाता है और बिना परमिशन और अपॉइंटमेंट के वो उसकी बीवी से बात करने के लिए अंदर चला जाता है, जहां वो कपिल रेड्डी के वाइफ से रघु पासवान के बारे में पूछता है, क्योंकि उसके होटल में रघु पासवान का आना जाना था। पर रेड्डी के वाइफ को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए बोल देती है। पर इधर उस होटल का अकाउंटेंट
अकाउंटेंट को देख के हाथीराम को अजीब लग रहा था, इसीलिए वो जब उसे बाहर में पकड़ता है तो वो अकाउंटेंट बताता है कि रघु पासवान यहाँ पर हर महीने आता था और 1 लाख रुपए ले जाता था। जो सुन के हाथीराम और अंसारी दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है कि 1 लाख रुपए किस लिए देता था। इधर हाथीराम की बीवी उसे फोन करके घर वापस आने के लिए बोलता है क्योंकि उसके बेटे का अगले दिन बर्थडे था। पर यहाँ पर 18,000 की प्लेन की टिकट को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। अब इधर बिट्टू, रहमान, अंसारी और हाथीराम सभी मिलके एक बार के अंदर जाता है जहाँ ये लोग शराब वगैरह पीने वाले थे। और इसी बीच वहाँ पर रोज लिजो के वो डॉक्टर को भी दिखाई देता है जो कि 2 ड्रिंक्स लेने के बाद वापस जा रही थी क्योंकि उसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स थी, ज्यादा पीने से वो चल नहीं पाते। खैर इधर ड्रिंक्स करते करते अंसारी जब वॉशरूम पर जाता है तो अंसारी के फोन पर यू नाम से सेव किया हुआ एक फोन आ रहा था बार बार, इसीलिए हाथीराम उस फोन को उठाता है और वो सोचता है ये अंसारी का गर्लफ्रेंड होगी। पर यहाँ तो एक लड़का था और यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि अंसारी को कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का से प्यार था। अब जब अंसारी वापस आता है तो हाथीराम उसे सब कुछ बताता है और जहाँ पर अंसारी बोलता है कि मैं आपको काफी टाइम से बताना चाहता था पर बता नहीं पाया, दरअसल उसका नाम उजेर है। और यहाँ पर हाथीराम उसे बताता है कि अगर तुझे ये सही लग रहा है तो सही है, दुनिया की परवाह मत कर। मतलब वो अंसारी को सपोर्ट कर रहा था। खैर इधर जब हाथीराम अपने बेटे की बर्थडे के बारे में बताता है तो अंसारी हाथीराम के लिए अगले दिन की प्लेन की टिकट बुक कर देता है उसे ना बताकर, जिससे कि वो अपने बेटे की बर्थडे पर घर जा पाए। और अगले दिन हाथीराम भी ये सुन के बहुत खुश होता है और वो घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इधर थॉम के मर्डर के बाद कपिल रेड्डी सारे होटल्स को बेचकर फॉरेन चला जाना चाहता था और इसीलिए वो किसी बाजेड़िया नाम के आदमी को भी देखा था जो कि होटल्स खरीदने वाला था। और इसीलिए थॉम के बेटे रूबेंस उसे फोन करके धमकाता है पर कपिल रेड्डी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से हम लोग समझ पाते हैं कि कपिल रेड्डी भी कोई सीधा इंसान नहीं था और कहीं ना कहीं वो भी इस मर्डर केस में मिला हुआ था। खैर अब रूबेंस के कुछ गुंडे मिलकर बाजेरिया को जाकर बहुत मारता है और उसे होटल ना खरीदने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हाथीराम अपने घर जा चुका था और वो घर पर देखती है कि उसकी वाइफ उस रघु पासवान के बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी, जो देखकर हाथीराम को भी अच्छा लगता है। फिर ये सभी लोग मिलके हाथीराम का बेटा सिद्धू का बर्थडे मनाने के लिए उसके कॉलेज पर जाता है। पर वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि सिद्धू तो ऑलरेडी उसके फ्रेंड के साथ बर्थडे का प्लान बना चुका था। और वहाँ सिद्धू बताता है कि अगर आप लोग पहले से इन्फॉर्म कर देते तो मैं इस प्लान को कैंसिल कर देता। खैर इसीलिए ये लोग यहाँ से जल्दी से बर्थडे मनाकर निकलने वाला था। इधर दूसरी तरफ अंसारी को किसी ने फोन करके रोज लिजो की इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। और जाते जाते वो हाथीराम को भी फोन करता है पर वो बेटे की बर्थडे मनाने पर बिजी था, इसीलिए वो फोन नहीं उठा पाते। और दूसरी तरफ हम लोग रोज लिजो को भी देखते हैं जिसे कि रूबेंस के गुंडों ने पकड़ लिया था। और इसी वक्त वहाँ पर अंसारी आकर इन सभी गुंडों से रोज लिजो को बचाकर अपने साथ ले जा रही थी। और इसी बीच वो मेघना को भी फोन करता है पर वो भी फोन नहीं उठाता। फिर अंसारी जब रोज लिजो को लेकर एक जंगल के अंदर से जा रहा था तभी दूर बैठा हुआ थॉम का बॉडीगार्ड उन लोगों के ऊपर शूट करने लगता है और एक बुलेट आकर डायरेक्ट अंसारी के हेड पर लगती है, जिससे कि अंसारी का यहीं पर मौत हो जाता है। फिर रोज लिजो जब वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी तभी उसके ऊपर भी एक बुलेट आकर लगती है, जिससे कि वो खाई में गिर जाता है। अब इधर फ्री होने के बाद हाथीराम अंसारी को कॉल कर रही थी और इधर फोन रिंग होते ही जा रहा था पर कोई फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि अंसारी तो अब मर चुका है। और यहीं पर 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 5th एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक के अंदर उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन जमनापार पुलिस स्टेशन पर अंसारी का पहला दिन था और विर्क उसे हाथीराम के अंदर ट्रेनिंग में डालता है, जहां पर हाथीराम सिर्फ एक बात कहता है कि मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि ये मेरे जैसा ना बने, मतलब कि इसका किस्मत मेरे जैसा ना हो। फिर कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो नागालैंड के सारे पुलिस वाला और मेघना सभी मिलके अंसारी के मर्डर स्पॉट पर आते हैं, जहां पर मेघना जब उसकी बॉस को बताता है कि अंसारी ने उसे बैकअप के लिए कॉल किया था पर उसने कॉल नहीं उठाया, तो उसकी बॉस बताता है कि वो आप भूल जाओ कि उसने तुम्हें कॉल किया था। खैर यहाँ पर पुलिस को तो अंसारी का बॉडी मिल चुका था पर रोज लिजो अभी भी गायब थी। और इधर हम थॉम के बॉडीगार्ड को भी देखते हैं जो कि रोज लिजो को ढूंढ रहा था पर रोज लिजो किसी का भी हाथ नहीं लगता। दूसरी तरफ अब अंसारी के बॉडी को दिल्ली भेज दिया जाता है और उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करते वक्त हाथीराम का तो आंसू नहीं रुक रहा था क्योंकि 2 दिन पहले तक दोनों एक साथ थे पर अब अंसारी नहीं रहा। खैर अब अंसारी का फैमिली का कोई नहीं आया था, इसीलिए हाथीराम और बाकी सारे पुलिस वाले मिलके
अंसारी का अंतिम कार्य करने का फैसला करते हैं। और उसी वक्त अंसारी का वो बॉयफ्रेंड उजेर भी वहाँ पर आता है और हाथीराम उसे अपने साथ बिठा लेता है, पर वो अंसारी के बॉडी के सामने ज्यादा देर तक नहीं रह पाता, बीच रास्ते पर ही गाड़ी से उतर जाता है। अब दूसरे दिन हाथीराम के ऊपर इंक्वायरी बिठाया जाता है, जहां उससे बहुत सारा सवाल किया जाता है, जैसे कि नागालैंड बिजनेस समिट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और तुम दोनों एक साथ गए थे तो किसके परमिशन से तुम केस खत्म होने से पहले घर वापस आ गए थे। जहां पर हाथीराम बताता है कि एसीपी अंसारी ने मुझे खुद परमिशन दिया था घर जाने के लिए, जिस पर वो लोग बोलता है कि मरने वाले पे तो इंक्वायरी नहीं बिठा सकता ना, और फिर यहाँ पर हाथीराम चुप हो जाता है। अब दूसरी तरफ अंसारी का वो दोस्त उजेर हाथीराम को एक महंगी व्हिस्की का बोतल देता है जो उसने अंसारी को देने वाला था, पर अंसारी तो अब नहीं रहा, इसीलिए वो उस बोतल को हाथीराम को ही देता है। और रात को हाथीराम जब घर पर वापस आता है तो देखता है कि उसका साले सब आए हुए थे और वो हाथीराम को बोल रहे थे कि पुलिस की नौकरी में इतना रिस्क है, इसीलिए पुलिस की नौकरी छोड़ के वो भल्ला के पास सिक्योरिटी की जॉब करने के लिए, जिससे चौधरी भड़क जाता है और वो उसके साले साहब को घर से निकाल देता है और साथ ही साथ उसकी बीबी को भी बहुत डांटता है और कहता है कि तुम्हारे कहने पर अगर मैं घर वापस नहीं आया होता तो शायद अंसारी आज जिंदा होता। अब अगले दिन ध्रुव मलिक की कॉल रिकॉर्ड्स देखकर हाथीराम को पता लगता है कि मर्डर के रात को ध्रुव मलिक नागालैंड सदन के पास ही था, इसीलिए वो पास ही के एक सोसाइटी में सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जहां पर उस रात को नागालैंड सदन के बाहर ध्रुव मलिक और रोज लिजो साफ दिख रहा था। इसीलिए ध्रुव मलिक से सारा सच उगलवाने के लिए हाथीराम और वीर मिल के ध्रुव मलिक के घर पर जाता है और उस दिन उसकी शादी भी हो रही थी और हाथीराम को देखते ही ध्रुव मलिक वहां से भागने लगता है, पर ये लोग उसे पकड़ लेता है और पूरी कहानी को एक्सप्लेन करने को बोलता है। तो ध्रुव बताता है कि दरअसल मुझे जब पता चला कि रघु पासवान रोज लिजो के लिए हर महीना 50,000 रुपए लाता है, तो मैं जब उससे पूछा कि किस बात का पैसा, तो मुझे पता चला कि थॉम के साथ नागालैंड में उसका रिलेशन था और उसके साथ उसका एक बच्चा भी था जो कि थॉम खुद भी नहीं जानता था और इसीलिए उसे थॉम की वाइफ की तरफ से पैसा मिलता था। फिर इसी बात का फायदा उठाते हुए ध्रुव रोज को बोलता है कि थॉम को ब्लैकमेल करके 2 करोड़ रुपीस लेकर आने के लिए, नहीं तो वो ये बात सभी को बता देगा। और इधर हमें ये भी पता लगता है कि दरअसल ध्रुव का डैड का बिजनेस कर्जे पर था, इसीलिए उसे बहुत पैसों की जरूरत थी और रोजलिजो इसके लिए मान भी गई थी, इसीलिए ध्रुव ने उसे उस रात नागालैंड सदन के बाहर छोड़ा था और उसे सिर्फ पैसा लेकर बाहर आना था, पर उसके बाद नागालैंड सदन के अंदर क्या हुआ इस बारे में वो नहीं जानता। और ध्रुव कहता है हो सकता है रोज ने थॉम को मार के रघु के साथ भाग गया होगा। इधर अब नागालैंड के पुलिस को जंगल के अंदर रोजलिजो बहुत ही घायल हालत में मिलती है क्योंकि उसे थॉम के बॉडीगार्ड ने शूट कर दिया था और वो खाई में गिर गई थी। फिर पुलिस रोजलिजो को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और दूसरी तरफ थॉम के बॉडीगार्ड अभी भी जंगल में ही घूम रहा था और वो रोज को ढूंढ रहा था। फिर इधर मेघना जब हाथीराम को फोन करके रोजलिजो की मिलने की खबर देता है तो हाथीराम फिर से नागालैंड निकलने की तैयारी में लग जाता है, पर इस बार उसकी बीवी उससे बहुत नाराज थी। तो हाथीराम उसकी बीवी को बोलता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, पर इस बार सभी मिलके मुझसे झूठ बुलवा लिया कि सभी गलती अंसारी का था, तो इस बात के लिए मुझे बहुत पछतावा हो रहा है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं नागालैंड जाकर इस केस को सॉल्व करूँ और सारा सच को बाहर निकालूं। जिस बात को हाथीराम की बीवी भी समझती है और वो भी इसके लिए मान जाती है। इधर नागालैंड पुलिस और मीडिया को लग रहा था कि रूबेन थॉमी एसीपी अंसारी का मर्डर किया है, इसीलिए वो रूबेन को ढूंढ रहा था। जहां पर कपिल रेड्डी रूबेन को फोन करके बताता है कि तुम सरेंडर कर दो, मैं बेल पर तुम्हें छुड़ा लूंगा, पर कपिल रेड्डी का असली मतलब कोई और ही था, इसीलिए रूबेन उसके बाद नहीं मानता। फिर इधर हम रोजलिजो को हॉस्पिटल के अंदर काफी बुरी हालत में देखते हैं, जहाँ पर उसकी बचने का चांसेस बहुत ही कम था और यहीं पर 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 6th एपिसोड की शुरुआत में हम फ्लैशबैक में एक लड़की को सुसाइड करते हुए देखते हैं जो कि रूबेन की बहन थी। अब कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो हाथीराम फिर से नागालैंड पहुंच जाता है, जहां पर वो पहले ही रोज से मिलने के लिए उस हॉस्पिटल में जाता है जहां पर रोज एडमिट था। जहां पर मेघना से उसे पता चलता है कि रोजलिजो का जिंदा रहने की चांस 50-50 है। तभी उसी वक्त हम लोग थॉम के बॉडीगार्ड डैनियल को भी देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बाहर पहुंच चुका था और उसे भी पता चल चुका था कि रोज यहाँ पर एडमिट है।
दूसरी तरफ टीवी में एक न्यूज दिखाया जाता है जहां पर एक बिजनेसमैन की डेथ की खबर दिखाया जाता है, जिसे कि हाथीराम कपिल रेड्डी के होटल में देखा था। इसीलिए वो इस बारे में पता लगवाने के लिए उसके घर पर जाता है, जहां से उन्हें पता चलता है कि कपिल रेड्डी सब बेच के यूरोप शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं। इसीलिए वो बीर्क को फोन करके कपिल रेड्डी के कुंडली निकलवाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ थॉम के पार्टी के सभी लोगों को रोज के लोकेशन के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो लोग हॉस्पिटल के बाहर आकर हंगामा करने लगता है, जहां पर हाथीराम और मेघना मिलके सभी लोगों के साथ फाइट करके बहुत मुश्किल से रोज को वहां से बचाकर किसी सेफ जगह पर ले आता है। और इसी दौरान हाथीराम भी बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है, इसीलिए उसे जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसे यूरिक एसिड के प्रॉब्लम के बारे में बताता है, जिसका मतलब है जिन लोगों का यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है वो लोग अगर ज्यादा पिएंगे तो उन लोगों को लंगड़ा के चलना पड़ेगा। और इसी बात से हाथीराम को फिर से रोज के वो डॉक्टर का बात याद आता है और फिर वो जल्दी से उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है, जहां उसे थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने के बाद वो बताती है दरअसल वो और रोज एक ही साथ प्रेग्नेंट था, पर डिलीवरी के टाइम उसका बच्चा मर गया था और रोज का बच्चा बच गया था। इसीलिए रोज उस बच्चे को मेरे पास रख के गया था मेरा बच्चा बोल के, क्योंकि बाहर इस बच्चे का जान का खतरा था, क्योंकि ये बच्चा थॉम का था। और वो ये भी बताता है कि दरअसल स्टेशन पर पैसा लेने के लिए मैं ही जाती थी, जिसमें से 50,000 रुपए रोज के लिए था और दूसरा 50,000 रोज के बच्चे के लिए था। और ये पैसा थॉम नहीं बल्कि उसकी वाइफ देती थी थॉम के अफेयर्स को छुपाने के लिए। और यहाँ से हाथीराम को ये भी पता लगता है कि दरअसल रोज और उसकी बेटी दोनों बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे, रघु पासवान नहीं। पर वो जिस तरह से ड्रग्स के नशे में थी ये देखते हुए उस डॉक्टर ने उस दिन अंसारी को फोन करके रोज का इन्फॉर्मेशन दिया था। अब हाथीराम जब ये सभी चीज मेघना को बताता है तो ये दोनों मिलकर डिसाइड करता है कि ये केस को पूरी तरह से समझने के लिए रूबेन थॉम का मिलना बहुत जरूरी है। पर इस बारे में इन्फॉर्मेशन निकलते हुए हाथीराम को पता चलता है कि रूबेन थॉम की बहन और रोजली जो एक ही स्कूल में पढ़ती थी। और फिर इसी वक्त रूबेन हाथीराम को फोन करके उससे मिलने के लिए बुलाता है और यही पर 6 एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 7th एपिसोड की शुरुआत में हम लोग नागालैंड के अंदर एक ऑर्फनेज में कुछ बच्चे को देख पाते हैं। और फिर जब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हम लोग देख पाते हैं हाथीराम को रूबेन के कुछ गुंडे मिलके उससे मिलने के लिए ले जाता है, जहाँ पर उन लोगों के पीछे पीछे एसपी मेघना भी जा रही थी, पर थॉम के बॉडीगार्ड्स डैनियल भी उन लोगों का पीछा कर रहा था। फिर हम लोग हाथीराम और रूबेन को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हाथीराम रूबेन को पूछ रहा था कि तुम्हारी बहन किस लिए सुसाइड किया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन ने इसलिए सुसाइड नहीं किया कि उसकी पापा ने उसके दोस्त के साथ संबंध बना रहा था, बल्कि इसलिए सुसाइड किया कि थॉम अपने खुद के बेटी के साथ ये सब कर रहा था। असल में रोजली जो थॉम की ही सौतेली बेटी थी, ये बात उसे पता चल चुका था। फिर जब रूबेन ये सब सुन के भड़क जाता है तो हाथीराम उसे कहता है कि रोजलीजो के साथ थॉम का एक बच्चा भी है और इस राज को छुपाने के लिए तुम्हारी माँ रोज को हर महीने 1 लाख रुपए भेजती थी। फिर ये सब सुन के रूबेन भी सच बताने लगता है, जहाँ पर वो बताता है कि मेरे पापा बहुत बुरे इंसान थे और वो इतना नीचे गिर गया था कि वो मेरी माँ को भी चीट कर रहा था। और यहाँ पर रूबेन और भी कुछ बता पाता उससे पहले ही एक स्नाइपर से उसे मार दिया जाता है, जिससे कि रूबेन यहीं पर मारा जाता है। और ये मर्डरर कोई और नहीं बल्कि थॉम के ही बॉडीगार्ड डैनियल था। अब इधर रूबेन के सभी लोग हाथीराम को ही सस्पेक्ट मान के उसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि उस टाइम पर हाथीराम और रूबेन के अलावा उस रूम में कोई नहीं था। और उसी समय वहाँ पर मेघना आ जाती है और ये दोनों मिलके रूबेन और उसके सारे गुंडे को मार देता है। और मेघना जब उसकी सीनियर से मिलके बताती है कि रूबेन को हम लोगों ने नहीं मारा बल्कि कोई और ने मारा, जहाँ पर उसकी सीनियर ऑफिसर कहता है रूबेन के मरने के बाद हमारा केस सॉल्व हो गया, अब तुम इस बारे में ज्यादा ध्यान मत दो। अब रूबेन की मौत की खबर सभी जगह पर फैल चुका था और रूबेन की माँ को भी पता चल चुका था, जिससे कि वो बहुत दुखी था। उसके बाद वीर हाथीराम को कॉल करके बताता है कि रेड्डी के खिलाफ एक ड्रग्स केस दर्ज तो हुआ था, पर रेड्डी ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो फाइल को ही गायब कर दिया था, जिससे कि हाथीराम को रेड्डी के ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगता है। इधर रोज से मिलने के लिए उसकी माँ हॉस्पिटल पर आई थी और वो रोज की ऐसी हालत देखकर काफी दुखी होता है। इधर दूसरी तरफ रघु पासवान के बेटे गुड्डू को लेने के लिए उसके दादा दादी आए थे हाथीराम के घर और वो लोग हाथीराम के बीबी को
बताता है कि वो लोग किसी काम की वजह से फंस गए थे, इसीलिए तभी नहीं आ पाए थे, पर अब वो लोग गुड्डू को अपने साथ ले जाना चाहता है। जहाँ पर हाथीराम की बीवी उन लोगों को बताता है कि मेरे पति अभी बाहर गए हुए हैं, उसके आते ही आप लोग गुड्डू को ले जाना। दूसरी तरफ हाथीराम मेघना को बताता है कि रूबेन मरने से पहले मुझे बता रहा था कि थॉम कभी भी उस बिजनेस समिट में शामिल नहीं होना चाहता था, पर थॉम की किसी करीबी दोस्त ने उसकी 60 करोड़ का माल पकड़ा दिया था और मुझे लगता है कि वो दोस्त रेड्डी ही हो सकता है, क्योंकि रेड्डी के अलावा थॉम के सारे बिजनेस के बारे में किसी को पता नहीं था। अब इसी टाइम पर मेघना को स्नाइपर जिस गाड़ी में आया था उसकी डिटेल्स मिल जाती है, जहां पर पता चलता है कि स्नाइपर कोयम्बटूर टूर एंड ट्रैवल्स के कार में आया था, जो सुनकर हाथीराम सीधा बिट्टू रहमान का आकार पकड़ता है, क्योंकि वो भी कोयम्बटूर टूर एंड ट्रैवल्स में कार सप्लाई करता था। फिर यहाँ पर हाथीराम बिट्टू को बहुत मारता है, जिसके बाद वो बताता है कि दरअसल थॉम के बॉडीगार्ड डैनियल उस दिन कार लेकर गया था और उसने मुझे बोला था कि अगर मैं इस केस के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वो मेरा केस माफ करवा देगा, उसके बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टेक्ट है। फिर यहाँ से जब सीन शिफ्ट होता है तो हम भीर को देखते हैं, जो कि डैनियल के गर्लफ्रेंड को जाके पूछता है कि तुमने उस दिन हम लोगों को झूठ क्यों बोला था कि उस रात डैनियल तुम्हारे साथ था। तब वो लड़की बताती है कि उस दिन डैनियल मेरे पास सिर्फ रात के 11 बजे तक था और उसके बाद डैनियल का एक फ़ोन आया था और वो वहाँ से निकल गया था। और वो ये भी बताती है डैनियल किसी लांचोबा नाम की जगह से हैं, जहाँ के लोग अपने लीडर को कभी नहीं मार सकता, इसीलिए मुझे यकीन है कि डैनियल ने थॉम को नहीं मारा। पर वीर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो भी डैनियल को शक करने लगता है। और फिर वीर जब हाथीराम को फोन करके ये सभी बातें बताता है तो हाथीराम इस बारे में पता लगवाने के लिए चर्च में जाकर डैनियल्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि डैनियल्स के मम्मी पापा बचपन में ही मर चुके थे और उसे बचपन से ही ऑर्फनेज में केन नाम के किसी आदमी ने पला बड़ा था। और यहाँ से हाथीराम को समझ आ जाता है कि डैनियल का लीडर थॉम नहीं बल्कि केन है और केन के कहने पर ही डैनियल ने शायद थॉम को मारा था। फिर हाथीराम मेघना को फोन करके ये सभी बात बता रहा था, पर तभी मेघना को डैनियल ने किडनैप कर लिया था और उसे गन पॉइंट पर रखा था। और मेघना जब कॉल पर हाथीराम से हेल्प मांगता है तो डैनियल उसे उसी वक्त मार देता है और यहीं पर 7th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 8th एपिसोड की शुरुआत में हम लोग फ्लैशबैक के अंदर रोज को देखते हैं, जहाँ पर वो ड्रिंक करके कहीं जा रही थी। तभी कुछ लोग जब उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर रघु पासवान पहुँचता है और उसे बचा लेता है और तभी से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो हम देख पाते हैं कि नागालैंड समिट सक्सेसफुल हो चुका है और इसीलिए यहाँ की डेवलपमेंट भी होने वाला था, जिस वजह से यहाँ के सभी लोग बहुत खुश थे। इधर हाथीराम अब डैनियल का लोकेशन पर पहुँच जाता है, जहाँ पर डैनियल ने ऑलरेडी मेघना को मार डाला था। तो अब इधर हाथीराम और डैनियल के बीच में पहले तो बहुत गोलीबारी होती है और बाद में एक दूसरे से फाइट होता है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को बहुत मार रहा था। पर आखिर में हाथीराम डैनियल को मार डालता है और उसे मारने के बाद हाथीराम को एक अलग ही खुशी मिलता है, क्योंकि उसने अंसारी का खूनी को मार डाला था। पर एसपी मेघना के मौत के लिए उसे बहुत बुरा लगता है। अब अगले दिन हाथीराम थॉम मर्डर के असली मास्टरमाइंड केन के पास जाता है और उसे पूछता है कि आपने थॉम को क्यों मरवाया था, जिसपे केन को पता चल जाता है कि हाथीराम को सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो अब सारी बात बताने लगता है। दरअसल थॉम नागालैंड समिट में आना नहीं चाहता था और इसी बात को लेकर उस रात थॉम और रेड्डी के बीच में लड़ाई हो गया था और इसी वजह से मुझे डर था कि थॉम के वजह से कहीं नागालैंड समिट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं उस रात थॉम के रूम पर गया था और उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं समझे और इसीलिए मैं थॉम को मार डाला। और बाद में मैं और डैनियल दोनों मिलके प्लान करके इस मर्डर को एक पॉलिटिकल मर्डर दिखाया, पर आखिरकार तुमने मुझे पकड़ ही लिया। ये सभी सुन के हाथीराम केन को बताता है कि मैं कभी नहीं सोचा था कि आप किसी का मर्डर कर सकते हो और मैं ये सारा सच बाहर जाकर सभी लोगों को बता दूंगा। जहाँ पर केन हाथीराम को बताता है कि अगर तुमने ये बात बाहर जाकर सभी को बताया तो नागालैंड के सभी लोग फिर से दंगे में उतर आएंगे और जिससे नागालैंड समिट का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने सभी का भलाई के लिए ही थॉम को मारा है
और ऐसे भी वो एक स्मगलर था, जहां हाथीराम भी इस बात से एग्री होता है और वो भी अपने घर जाने की तैयारी में लगता है, क्योंकि उसे अब सारे जवाब मिल गए थे और वो अंसारी का मर्डर का भी बदला ले चुका था। पर घर जाते जाते आइजैक हाथीराम को बताता है कि रोज की हॉस्पिटल पर ही मौत हो चुका है और रघु पासवान को भी हाथीराम अभी तक ढूंढ नहीं पाया था, इसीलिए हाथीराम को बहुत बुरा लगता है। फिर जब हाथीराम घर पहुंचता है तो देखता है कि गुड्डू के पेरेंट्स गुड्डू को लेने के लिए आए थे, तो हाथीराम और उसकी बीवी मिलके गुड्डू को उन लोगों के साथ भेज देता है। अब अगले दिन हाथीराम रघु का पता लगवाने के लिए जब सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है रघु रोज को ले जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा में आया था। तो हाथीराम तुरंत उस ऑटो रिक्शा की ऑनर के बारे में पता लगवाता है, जहां पर हाथीराम को देखते ही वो ऑटो रिक्शा वाला ऑनर भागने लगता है, पर हाथीराम उसे कैसे भी करके पकड़ लेता है और उसके बाद वो ऑटो रिक्शा वाला बताता है कि दरअसल रघु उस दिन किसी लड़की को स्टेशन छोड़ने के लिए मेरा ऑटो लेकर गया था और जिसके बदले में उसे 5 लाख रुपए मिलने वाला था और उसमें से वो मुझे 10,000 रुपए देने वाला था। पर उस दिन रघु जब उस लड़की को छोड़ के वापस आया तो मुझे मेरा पैसा नहीं दिया और इसी वजह से हम लोगों के साथ उसका लड़ाई हो गया था, जिसमें गलती से हम लोगों ने रघु को जान से मार डाला और उसे खेत में दफना दिया। अब वो लोग हाथीराम को उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर उन लोगों ने रघु को दफनाया था। अब वहां से हाथीराम को रघु पासवान के कुछ सामान मिलता है और हाथीराम इन लोगों को बताता है कि रघु को उस दिन 5 लाख रुपए नहीं मिले थे, इसीलिए वो तुम लोगों का 10,000 नहीं दे पाया था और तुम लोगों ने उसे खामका मार डाला। फिर हाथीराम और भीर्क जब एक साथ बात कर रहा था तो भीर्क बोलता है कि रोज को थॉम 2 करोड़ रुपीस देने वाला था, पर वो पैसा आखिर गया कहाँ। तभी एक बच्चे के हाथ में फटा हुआ एक नोट देखकर हाथीराम को याद आता है कि शायद थॉम रोज को हवाले के थ्रू पैसा भेजने वाला था, इसीलिए वो जल्दी से रघु और रोज का सभी सामान चेक करता है, जिसमें से हाथीराम को एक फटा हुआ नोट मिलता है और दरअसल यही वो नोट था जिसके बदले में रोज को हवाले के थ्रू पैसे मिलने वाला था। तो हाथीराम उस नोट को लेकर जीतू की मदद से जल्दी से हवाले के पैसे एक्सचेंज करने वाले के पास जाता है और जहां हाथीराम को उस नोट के बदले 2 करोड़ रुपीस मिलता है, पर वो सिर्फ उसमें से 5 लाख रुपए लेकर जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है और गुड्डू के दादा दादी के हाथ में वो पैसा देता है, जो कि उन लोगों का हक का पैसा था। फिर हाथीराम को सुकून आता है क्योंकि उसने अब ये केस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। और यही पर 8th एपिसोड खत्म होने के साथ साथ पाताल लोक सीजन 2 वेब सीरीज खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर किसी मूवी या वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।